नमस्कार भाइयों, एसके स्टडी टू यू चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष। आज हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और पॉलिटी रिवीजन के पर्पज से रहेगा। ज़्यादा इसमें हम डेप्थ भी नहीं जाएंगे और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले पीसीएस 2021 एग्जामिनेशन से पहले पहले इसको हम कवर करके सारी चीज़ें क्लियर कर लें। तो बिना कुछ समय हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। देखिए उन्होंने क्यों कहा और 1922 में ऐसा क्यों कहा गया। तो आपको पता होगा कि 1914 से लेकर के 1919 तक, ठीक है, दिक्कतें हो रही हैं लिखने में चूंकि ये हमारा वो माउस से मैं लिख रहा हूँ। अब आप सोच सकते हैं कितनी दिक्कतें हुई। चलिए, तो 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। और ब्रिटेन जो है वहाँ जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पर थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, और इधर होगा इसका ब्रिटेन, फ्रांस, और जो एलाइड ताकतें हैं वहाँ पर दोनों युद्ध आपस में लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन की कोशिश ये थी कि हमारे जो औपनिवेशिक राष्ट्र हैं वहाँ से भी, चूंकि एक औपनिवेशिक राष्ट्र था और उपनिवेश भारत पर भी इनका था, तो ये सोचता था कि भारत से भी हम जो है यहाँ सैनिक ले जा करके प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाएं। इसी कड़ी में बापू से, चूंकि 1915 में बापू यहाँ पर आ गए थे साउथ अफ्रीका से, वहाँ पर जो है अश्वेतों के खिलाफ जो एक तरीके से आप कह सकते हैं छुआछूत की स्थिति थी, और वहाँ पर बापू के साथ जो घटनाएं हुई थी उसी के विरोध में पूरे के पूरे वहाँ साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्रांति किया। काफ़ी फिनिक्स वगैरह संगठन बनाए, फिनिक्स, ठीक है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि आपको मैं मोटी मोटा लेकर के चलूँ। तो 1914 से 1919 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और 1914 में ही 1915 में बापू आ गए। और 1915 में बापू आने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अंग्रेजों के साथ थोड़ा समर्थन करते हैं। क्योंकि इसमें देखिए बापू का अंग्रेजों का समर्थन करने में बहुत बड़ा कुछ कारण भी था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं बापू से कॉपरेशन कुछ मुद्दों पर किया था, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव था वहाँ पर। अंग्रेजों को समझ रहे थे कि अंग्रेज चाहे माने या ना माने, लेकिन कम से कम अपने जो नियम बनाए हैं उसको वो जरूर मानेंगे, ये धारणाएं थी। और बाबू पहले से भी जो है वो इंग्लैंड वगैरह में पढ़े हुए थे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनसे कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों को बेहतर तरीके से समझते थे बापू। तो आए यहाँ पर, आने के बाद जो है 1915, 16, 17 तक जो है उन्होंने काफ़ी जो है अपने भारतीय प्रांतों में घूम घूम करके अंग्रेजों को के प्रति जो है भारतीयों से कहा कि आप जाइए और अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध के साथ लड़िए, वो हमें स्वतंत्रता कहीं ना कहीं देंगे और हम लोग जो है स्वाधीन हो जाएंगे। इसी कड़ी में भारतीयों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया, लेकिन स्वाधीनता की बात छोड़िए, अंग्रेजों ने हम पर रोलेक्ट एक्ट लगा दिया। अब रोलेक्ट एक्ट जब लगा तो उसमें यह कहा गया कि ना वकील, ना दलील और ना अपील। एक वकील भी कुछ नहीं, मतलब वकील की बात भी नहीं सुनी जाएगी, अपील भी नहीं होगा और आपकी कोई दलील भी नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि अब 1915 से लेकर के 1918 में अंग्रेज जबरन जो है प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को भेज रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे वो विरोध कर रहे थे इनका, ठीक है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण, द्वितीय चरण हम इतिहास में देखेंगे, वहां पर हम इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि यहाँ पर टाइम कम है इसलिए हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक पक्ष था रोलेक्ट एक्ट लाने का, ठीक है। तो जब रोलेक्ट एक्ट आया तो बापू इससे नाराज हो गए और अंग्रेजों के सहयोगी से असहयोगी हो गए। आपको पता ही होगा कि इसी जो अंग्रेजों के प्रति समर्थन बापू मांग रहे थे, इनको अंग्रेजों का सार्जेंट कहा जाता था, ठीक है, विरोधियों द्वारा। और दूसरी चीज, इसी में केसरी हिंद की उपाधि भी बापू को मिली हुई थी, ठीक है। अब 1922 में जब रोलेक्ट एक्ट आया, 1919 में जब रोलेक्ट एक्ट आया, तो इसको देखने के बाद बापू ने कहा कि इसको आप जल्द से जल्द खत्म करिए, नहीं तो फिर दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी, हम लोग एक जो है आंदोलन करेंगे। और आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन की तर्ज पर शुरू करेंगे और आपको ये चीज़ें दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अंग्रेजों ने इसको इग्नोर किया। इसी कड़ी में जब बापू की कुछ बातें सुनी गई तो एक जगह पंजाब का एक प्रांत था जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग के उस जगह पर डॉक्टर सतपाल और किचलू के नेतृत्व में कुछ लोग जो है, चूंकि कानून के बारे में तो हमारे यहाँ के लोग जानते ही नहीं थे। देखिए, जब कोई व्यक्ति के पास गरीबी उस समय बहुत ज़्यादा थी, हम लोग गुलाम थे,
चीज़ें जानकारी नहीं थी, एक औद्योगिक राष्ट्र हम पर शासन कर रहा था, हम लोग प्रताड़ित थे, हमारे बेटे बेटियां जो है वहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए जबरदस्त भेजे जा रहे थे, तो उसी के विरोध में हम लोग विरोध कर रहे थे। गरीबी तो चरम स्थिति थी ही वहाँ पर। तो अब चूंकि जनरल माइक ओ डायर, ठीक है, इसने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था पंजाब रीजन में, और इस मार्शल लॉ के बारे में गरीब किसान और बच्चे क्या जाने। और बैसाखी का मेला होता है, इस दिन काफ़ी लोग जुड़ाव भी रखते हैं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, तो धर्म के कारण भी कुछ लोग जुड़ाव कर रहे थे, तो वहाँ पर बैसाखी का मेला लगा था, और बैसाखी के मेले में लोग वहाँ पर जलियांवाला बाग नामक स्थान पर अपनी पूजा अर्चना भी कर रहे थे, और कुछ लोग एक कोने पर बैठ करके एक सभा आयोजन कर रहे थे और विरोध कर रहे थे कि असहयोग इसमें जो रोलेट एक्ट के विरोध में जो हमारे 2 नेताओं को गिरफ्तार किए गए इसको छोड़ा जाए। और रोलेट एक्ट ऐसा था कि शक की बुनियाद पर जो है लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाती थी, ठीक है। तो इसी की कड़ी में देखा तो जनरल माइक ओडायर ने आकर के गोली चलवा दिया और काफ़ी लोग मारे गए। आंकड़ा काफ़ी कुछ बताता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। यहीं से बापू जो है अपने केसर हिंद की उपाधि को कहीं ना कहीं त्याग दिया। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी त्याग दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने ICS अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद ये घटना यहीं से असहयोग आंदोलन की तरफ अग्रसित हो गया और बापू सहयोगी से असहयोगी हो गए 1920 में, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और सभी लोगों को कहा गया कि हम अंग्रेजों के साथ समर्थन करें, जो है असहयोग करेंगे, हर जगह पर हम कहीं पढ़ने लिखने नहीं जाएंगे, अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे, सूती वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देंगे, ठीक है। इस चीज़ें बात होने लगी तो इससे अंग्रेज परेशान हो रहे थे। इसी कड़ी में 1922 में चौरा चौरी नामक स्थान गोरखपुर में, ठीक है, एक किसान हिंसा हुई और किसान हिंसा से पहले पुलिस ने कुछ किसानों को जो प्रदर्शन कर रहे थे अपना मतलब शांतिपूर्ण ढंग से, बापू ने समझाया था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए इसमें, तो प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने किसानों को मारा। तो किसानों ने बदले में जाकर के 4 फरवरी 1922 को घुस करके थाने में चौरी चौरा नामक स्थान पर पूरा थाना आग लगा दिया और 22 लोग पुलिसकर्मी मारे गए। और जब 22 पुलिसकर्मी मारे गए तो इसी घटना को देखते हुए बापू ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसमें भी बापू अपनी जगह गलत नहीं थे, देख लीजिए, कभी भी गलत नहीं होता है, वो गलत नहीं थे। देखिए मैं बताता हूँ क्यों गलत नहीं थे। आपको पता होगा कि मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन थोड़ा पृष्ठभूमि आप देख लेंगे तो बेहतर तरीके से रहेगा, बहुत तेजी आगे से लेकर के चलेंगे, ठीक है। हुआ क्या कि आपको पता होगा कि 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, आपको पता ही होगा। 1757 के प्लासी के युद्ध में, ठीक है, क्लाइव ने क्या रणनीति किया जब वहां पर ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। कहने की बातें हैं, लोग अपने अपने हिसाब से, हो सकता है कि झूठी बात ही हो। ब्लैक होल ट्रेजेडी के माध्यम से क्लाइव ने कितना बड़ा आरोप लगा करके सिराज को असैसिनेट करवा दिया। तो कहीं ना कहीं बापू इस चीज से सीखे हुए थे और उन्होंने, यही कारण था कि असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस लिया और इसके बाद बापू को जेल भेज दिया गया, ठीक है। और यहीं से सारी गतिविधि स्टार्ट हुई। मोतीलाल नेहरू भी 1923 में स्वराज पार्टी का विरोध जो है बना दिए कि आपने ऐसा क्यों किया, आप गलत किए, ठीक है। लेकिन बापू कहीं ना कहीं गलत नहीं थे। बापू ने सोचा और उनके द्वारा कहा भी गया कि यदि मैं असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेता 1922 में तो अंग्रेज इससे भी बड़ी प्रतिक्रिया करते, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें स्टार्ट हो गई और बापू ने वहीं से चीजें कहा कि हमें अब भारतीयों के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। मैंने थोड़ा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश किया था, ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और इसमें अंग्रेजों द्वारा स्वीकार किया गया अगस्त प्रस्ताव में कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अंग्रेजों ने भी इस बात को 1940 अगस्त प्रस्ताव में माना, ठीक है। और अंग्रेजों ने प्रस्तावित अंग्रेज द्वारा जो प्रस्तावित किया गया अगस्त प्रस्ताव, उसके जो मुखिया थे लॉर्ड लिनलिथिगो थे, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यकों को वरीयता दी गई। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके लिए जो है मान सकते हैं कि आपके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, आप संविधान सभा में आपकी चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की जो है बातें
की जाने लगी या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात की जाने लगी। मुस्लिम भी अल्पसंख्यक थे, पंजाब में भी जो है सारी चीज़ें थी। अंग्रेजों ने जो है फूट डालो भारत में, फूट डालो और राज करो की नीति तो अपनाई ही थी। सबसे पहले उन्होंने जो है मुस्लिम वर्ग को अलग किया, कम्युनल अवार्ड, और उसमें मिंटो ने कहा कि हम ऐसे सांप के दांत बो रहे हैं जो भविष्य में जो है जहरीला होगा, ऐसे कुछ कमेंट किया था, ठीक है, मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो ने, ठीक है। पर हमने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया क्योंकि उसमें मुख्यतः भारतीय होने की बात कही गई थी, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यक वरीयता दिया गया था और इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, और यही कारण था कि हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। उसके बाद आया 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। 1942 के आसपास ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इसमें अंग्रेज ने स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार कर लिया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, होगी, और इसको स्वीकार न करने का हम लोग किस प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों किए, तो युद्ध के समाप्त होने के बाद संविधान सभा के गठन की बात की गई। तो जिस प्रकार से पहली बार हम लोगों के साथ हुआ था 1914 में, बापू इस चीज़ को जान गए थे कि हमारे साथ जो धोखाधड़ी की है वही धोखाधड़ी फिर यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये दिवालिया बैंक के चेक के जैसा है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, आप हमको युद्ध से पहले ही क्यों नहीं ऐसा कर देते हो, ठीक है, हमको युद्ध से पहले ही क्यों नहीं स्वायत्त कर दे रहे हो या संविधान सभा हमारा बनवा दे रहे हो, ठीक है। तो यही कारण था कि इस प्रस्ताव को हम लोग नहीं माने। और इसमें जो है अगस्त प्रस्ताव क्यों नहीं माने, क्योंकि इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बातें कही थी और इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, ठीक है। कैबिनेट मिशन क्या था? साइमन कमीशन जो 1927 में बना, 1928 में भारत आया, ठीक है। 1930 में अपनी रिपोर्ट दिया और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। और 1930 में ही जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1930, 1931 और 1932 पूना पैक्ट 1932 में हुआ। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ये दिसंबर और जनवरी की बात थी। तो 1929, 30 और 31 तीनों गोलमेज सम्मेलन यही हुए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बापू ने भाग लिया, ठीक है। और उसके बाद आकर के यहीं से तीसरे गोलमेज सम्मेलन में वो शायद नहीं गए, हम उसको चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बापू को BR अम्बेडकर जी द्वारा और अन्य भाइयों द्वारा जो है इनके ऊपर ये चीज़ें कहा गया कि जो आप कम्युनल रूप से बांट रहे हैं भारत को, ऐसा बांटना गलत है, आप मत बांटिए। और यहीं से आकर के जो है बापू ने यहाँ पर जो है फिर से सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है। और यहीं से बापू को जेल में भेज दिए गए दोबारा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। 1932 में जो है पूना पैक्ट हुआ और इसका इतिहास तो अलग ही है। 1946 में वर्ल्ड वार 2 के बाद इटली की सरकार बनी और इंग्लैंड में, ठीक है, क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी से थे। आपको बताना चाहता हूं कि क्लेमेंट इटली जो थे, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इसमें भी इटली जो थे एक सदस्य के तौर पर आए थे यहाँ पर। तो इटली की सरकार बनी इंग्लैंड में। इन्होंने अपने मंत्रिमंडल से कुछ लोगों को भेजा संविधान सभा के गठन के लिए, ठीक है, कि आप जाइए वहां पर संविधान सभा गठित करिए और जो है भारत को आज़ादी दीजिए वहां से और जल्दी आ जाइए। क्योंकि देखिए इसमें हुआ क्या, 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद ब्रिटेन की जो विश्व पावर के रूप में जो उनकी एक ताकत थी वो खत्म हो गई और अमेरिका एक नई शक्ति बन करके उभरा, क्योंकि उसके पास परमाणु बम से की जो है टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और अमेरिका जो है नया एक आर्थिक महाशक्ति बनकर के उभरा। तो ब्रिटेन यहाँ पर डाउनग्रेड हो गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद और निर्माण के बाद ये होने लगा कि आप जल्दी से जल्दी जो है दबाव बढ़ने लगा देशों के पास कि जो अपना उपनिवेशवाद है ये खत्म करिए यहाँ से और सारी चीज़ें आप नॉर्मलाइज करिए। तो यही कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन का भी दबाव था और अब लोग नहीं चाहते थे कि जो है उपनिवेश वजह से गतिविधि जो है अब के इस समय में स्टार्ट हो।
और ऐसी घटना ना हो इसलिए दो प्रकार के बैंक बनाए गए। एक होता है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक और IMF। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 के कारण ही, इसको आप समझ लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार की पृष्ठभूमि बढ़ी। अगर ये नहीं होता और शायद विश्व बैंक और IMF होते तो मेरे हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता। ठीक है। और कहीं ना कहीं जर्मनी का अधिक मात्रा में शोषण भी ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार का मुख्य कारण था। हालांकि जर्मनी इतना डिजर्व करता था प्रथम विश्व युद्ध के फैलाने के कारण। तो इन्होंने अपने मंत्रिमंडल के कुछ लोगों को भेजा संविधान सभा के गठन के लिए। तो सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स सदस्य थे और AB अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे। तो सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में स्टेफर्ड क्रिप्स ये क्रिप्स मिशन लेकर के आए थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ठीक है। AB अलेक्जेंडर भी सदस्य के रूप में आए थे। अगस्त 1940 में आया था। पूना पैक्ट 1932 में साइन। इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आते हैं मिलान करने के लिए। 30, 31, 32, ठीक है, 30, 31 और 32 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, 11 सूत्री मांग किया गया था। ठीक है। और इसके पहले आप आ जाइए, 1928 में साइमन कमीशन आया भारत में। लाला लाजपत राय की वहां पर डेथ हुई थी, सैंडर्स ने लाठी चलवाया था। ठीक है। चलिए, और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन किया गया। ठीक है। तो संविधान सभा का गठन भारत में किस मिशन के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। ठीक है। इस योजना अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। जो ब्रिटिश भारत था उसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। इसको आप एक तरफ निर्वाचित में बांटिए और एक तरफ मनोनीत में बांटिए। ये यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, चीजें गलत है। ठीक है। तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब उसमें हुआ क्या कि निर्वाचित में 292 सदस्य जो है ये निर्वाचित हुए थे अंग्रेज भारत में, और 4 कमिश्नरी प्रांत थी। तो 292 और 4 296 जो है निर्वाचित सदस्य होते थे, और मनोनीत सदस्य देसी भारत से होते थे 93। ये मनोनीत थे, ये रियासतें में से थे, देसी भारत की रियासतों में से। ठीक है। इस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। इस कैबिनेट मिशन ने यह व्याख्या की कि एक मेंबर 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगी। अंग्रेज भारत 1946 में 294 था, 4 कमिश्नरी प्रांत थे। ठीक है। जिसमें चीफ कमिश्नरी प्रांत थे जैसे दिल्ली, अजमेर और मेवाड़, कुर्ग कर्नाटक वाला और बलूचिस्तान। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इंपॉर्टेंट है, क्यों किया गया था? सबसे बुजुर्ग थे इसलिए इनको मौका दिया गया था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसमें अध्यक्ष के तौर पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। ठीक है। इस पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया। अब यहां पर देखिए, ब्रिटिश भारत में 294 जो मुख्यतः थे और 4 कमिश्नरी प्रांत, अर्थात 294 और 4 नहीं, हाँ 292 और 4, यहाँ पर 292 होने का। ठीक है। 292 लिखने में मिस्टेक है यार। 292 प्लस 4 कमिश्नरी प्रांत थी। तो 4 कमिश्नरी प्रांत मिलकर 296 मेंबर होते थे, लेकिन 207 ही मेंबर यहाँ पर आए थे। ठीक है। और इसमें 9 महिलाएं भी थी। 207 मेंबर उपस्थिति थी और 9 महिलाएं इसमें आई थी। ठीक है। इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और इस पर चर्चिल ने स्टेटमेंट दिया। विंस्टन चर्चिल यही थे जो चुनाव हारे थे और क्लेमेंट एटली की सरकार बनी थी, इसके विपक्ष में बैठे थे। और विंस्टन चर्चिल ने कहा कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। अब पता नहीं कहां से कैसे क्या बोल रहे थे। मुस्लिम लीग के 73 मेंबर ही थे। ठीक है। पहली बैठक में 207 सदस्य जो कि कम थे, इसका 2 कारण था। क्यों 207 सदस्य पहली बैठक में भाग लिए, इसका क्या कारण था? तो पहला, मुस्लिम लीग के 73 सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया था। दूसरा, दिसंबर 1946 तक देसी रियासतों ने भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं किया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ऐसी जो है अधिकार, मतलब एक तरीके से समझौता पत्र था। उस समय साइन करके आप जो है विलय को कुछ समय तक जो है आप डिले कर सकते थे। आप सोचने समझने का आपको मौका दिया जाता था कि आप भारत में विलय करेंगे और यह भारत से अलग जाएंगे। भारत में उस समय 565 रियासतें थीं
ठीक है। और 562 रियासतें मिल गई थी। 3 रियासतें जैसे कि हैदराबाद, ठीक है, JNK, और एक है में भी जहाँ का नवाब मोहम्मद महावत खान था, उसका नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा याद करके, ठीक है, अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो 3 रियासतें ऐसी थी जो वहाँ का शासक नवाब मोहम्मद महावत खान था, ठीक है। तो यही 3 लोग जो थे ऐसे जो नहीं मिलना चाहते थे। तो हमारे लौह पुरुष जो है इनके ऊपर दबाव बनाकर कहीं ना कहीं इनको मिलाने में सफल हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुद्दा आज भी जो है कायम है, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबूजी, ये बिहारी थे और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य ने चुना गया, ठीक है। तो 1946 में ये दूसरी बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये तीसरी बैठक थी, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जो कि प्रस्तावना का आधार था। प्रस्तावना आपको पता होगा संविधान में, तो प्रस्तावना का आधार कहीं ना कहीं यहाँ से बन रहा है, ठीक है। इसमें संविधान का मूल ढांचा कैसा होगा और इसे पास इसके बारे में बताया गया था, पर इसे पास नहीं किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य यहाँ पर नहीं थे, ठीक है। हमारे संविधान का ढांचा किस प्रकार से होगा इसके बारे में बताता था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार यही उद्देश्य प्रस्ताव है, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर हुई। हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मैं थोड़ा आगे लेकर के चलूंगा और तेजी से। डॉक्टर अंबेडकर ये संविधान सभा की पहली बैठक की स्थिति में इनकी कहाँ थे और कहाँ पर ये थे, इसके बारे में देखते हैं। क्या भूमिका थी इनकी जब संविधान सभा का हमारा निर्माण हो रहा था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़े थे BR अम्बेडकर जी और चुनाव हार गए थे, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम लीग की सदस्यता से सहायता से ये बंगाल में चुनाव लड़ते हैं। मुस्लिम लीग इनकी सहायता करती है और बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, बंगाल के जयसूर कुलना से, ठीक है। ये बंगाल उस समय का वहां का था जो बांग्लादेश में था, वहां से ये चुनाव लड़ते हैं, संविधान सभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं। जैसे जैसे भारत विभाजन होगा, डॉक्टर अंबेडकर बंगाल जिस क्षेत्र से चुनाव जीते थे और वो पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा, ठीक है। अब इस समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। BN राव जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो है एक मेंबर के तौर पे भी थे और संवैधानिक सलाहकार भी थे, ठीक है। तो इनके द्वारा यह कहा गया कि संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को जरूरी है और उनको हम भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए बाबा साहब काफ़ी इंटेलेक्चुअल टाइप के व्यक्ति थे और इनके पास काफ़ी डिग्रियाँ थी, पढ़े लिखे थे। इन्होंने आजीवन संघर्ष किया अपने समुदाय और अपने भाइयों भाइयों के लिए, और ऐसा सही भी था। देखिए जब आपको तिरस्कार पूरे समाज से मिलता रहे, परेशानियां मिलती रहे, तो आप कहीं ना कहीं जो है डिफेंसिव मोड पर चलेंगे और अपने अधिकार के लिए जो है आप हमेशा तत्पर रहेंगे। हुआ क्या था कि अब देखिए बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। देखिए उस समय क्या था कि वैदिक युग से ही जो हमारे दलित समुदाय के भाई थे उनके साथ शोषण की चरम स्थिति थी और ये स्थिति को बाबा साहब खत्म करना चाहते थे। वो समता का अधिकार चाहते थे और ये चाहते थे कि हमारे सभी इस कॉन्टिनेंट पर जो भाई हैं प्रेम से रहें, भाव से रहें, सकारात्मक रूप से रहें। आप संविधान उठा करके देखिए, कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो है एकीकरण के भाव को और समानता के अधिकार का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो ये सब चीज़ें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तहत थी। 26 नवंबर अभी आगे हम आपको बताएंगे 1949, ठीक है। इसी दिन हमारा विधि दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है हम आपको बताएंगे आगे चल के। जरूरी था तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बॉम्बे की तत्कालीन, अब यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब के योगदान को हम भुला नहीं सकते थे, तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री BG खेर उस समय थे, उनसे एक पत्राचार किया गया और डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक संविधान सभा की सीट खाली करवाई गई बॉम्बे से, और जिस व्यक्ति ने पद को रिक्त किया उनका नाम था यमार जयकर जी,
यमात जयकर जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और बाबा साहब को वहां से लड़ा करके फिर चुनाव जिता करके यहाँ पर भेजा गया। ठीक है। संविधान सभा का प्रारूप सर BN राव ने तैयार किया था। ठीक है। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संवैधानिक सलाहकार थे, ICS अधिकारी भी थे और निःशुल्क सेवाएं संविधान के निर्माण में इनके द्वारा दिया गया था। आप कई इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों से मिलेंगे इस जो है हमारे संविधान के निर्माण में और हमारे भारत के एकीकरण में। जैसे वल्लभ भाई पटेल के साथ ज़्यादा समय लॉर्ड माउंटबेटन के जो सलाहकार थे उनका नाम था BP मेनन। उन्होंने काफ़ी योगदान दिया भारत के एकीकरण में। ठीक है। इसी प्रकार BN राव भारतीय संविधान के निर्माण में काफ़ी योगदान दिए थे, हालांकि वो सदस्य नहीं थे। ठीक है। ICJ मैंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात किया था, उसमें सबसे पहली महिला थी एक पंडित करके थी, महिला थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। ठीक है। अगर मैं देखता तो रिकॉल कर लेता। ठीक है। पंडित नेहरू जी की बहन थी, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा यार। ठीक है। तो पंडित नेहरू जी की बहन थी और वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला थी भारत की तरफ से। ठीक है। ICJ के जज के पहले जज थे ये BN राव जी। ठीक है। प्रारूप क्या था? तो विचार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। ठीक है। प्रारूप पर विचार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, प्रारूप समिति का। ठीक है। इसे हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। तो 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। 7 मेंबर थे, एक अध्यक्ष और डॉक्टर अंबेडकर जी थे और 6 सदस्य थे। ठीक है। 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, कुल मिला के 7 थे। किसमें? प्रारूप समिति पर विचार करने के लिए, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उस पर विचार करने के लिए इनको अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर बनाया गया। अब प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे जो एग्जामिनेशंस हैं। तो कांग्रेस के देखिए 208 मेंबर थे, पूरा कांग्रेस का जो था उसमें 208 सदस्य थे। इसमें से 30 मेंबर ऐसे थे जिनका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं था, लेना देना नहीं था। कांग्रेस ने इनको विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलवाया हुआ था। बाकी 5 ये तो कांग्रेस से जीत। अब इसमें जो प्रारूप समिति से थे, प्रारूप समिति में 5 मेंबर ऐसे थे जो कांग्रेस से प्रॉपर जीत करके आए थे, लेकिन वो कांग्रेसी नहीं थे। इसमें एक मेंबर जो थे KM मुंशी जी, ये कांग्रेसी थे। ठीक है। और बाबा साहब तो ये कांग्रेसी थे भी नहीं, ये तो अध्यक्ष थे। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर कि हिंदू धर्म की पहली, इनकी लेखक इन्होंने कुछ बुक लिया है। तो पहला है हिंदू धर्म की पहेलियां और थॉट ऑफ पाकिस्तान, 1940 में इनके द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। इसको आप इंपॉर्टेंट कहीं पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। ठीक है। अगर अंतिम बैठक को जोड़ लिया जाए तो चलिए 24 जनवरी 1950 को लास्ट अधिवेशन, सॉरी यहाँ लास्ट होगा, 24 जनवरी 1950 को लास्ट अधिवेशन हुआ और इसको काउंट करें तो 12 अधिवेशन होते हैं। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाएं ने भाग लिया, पर संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल भी थी। बेगम अयाज रसूल जो है एकमात्र मुस्लिम महिला थी इसमें से। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया, या इसे हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को, मैंने आपको बताया था कि वहां विधि दिवस क्यों मनाई जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ क्यों ऐसा होता है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था। कुछ अनुच्छेद लिए गए थे कि जिससे कि संविधान का ढांचागत प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। ठीक है। और अनुच्छेदों को मैंने प्रॉपर नीचे चर्चा किया हुआ है। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया। इसे हम संविधान दिवस मनाते हैं या विधि दिवस मनाते हैं। ठीक है। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए। ठीक है। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए। अनुच्छेद 394 इसका मूल ढांचा था। इसमें उन अनुच्छेदों की चर्चा है जो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया।
उसमें लिखा है नीचे ना संविधान की प्रस्तावना में कि हम आज 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को एकीकृत अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को जो आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद लिए गए थे वो यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद थोड़ा देख लीजिए कौन कौन से थे। तो 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, नागरिकता से संबंधित था। अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित था, ओथ से। 61 होता है महाभियोग से, ठीक है। 366 परिभाषा ली गई थी, 367 भी था और 380 अंतरिम प्रेसिडेंट जो खत्म हो गया है, अब नहीं है ये, अब अंतरिम प्रेसिडेंट को खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 394 लागू हुआ। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग भी उसी समय बनाया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। और इसमें जो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे नेहरू जी थे और यहीं से पूर्ण स्वराज की मांग भी किया गया था और झंडा फहराया गया था। बाकी प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। तो पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसीलिए कारण इसको लागू किया गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसमें 2 कार्य हुए। पहला कौन सा हुआ? तो पहला संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, 284 सदस्य इस पर हस्ताक्षर किए। और दूसरा, पंडित नेहरू ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान की जो बुक है उस पर पहला बार हस्ताक्षर किया, पहली हस्ताक्षर उनके द्वारा किया गया। और देश के अंतिम व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो संविधान की इस बुक पर अपना हस्ताक्षर किया, ठीक है। मुस्लिम लीग के बहिष्कार इसके कुछ सदस्य हमारे संविधान में भी भाग लिए थे। मतलब मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद भी इसके कुछ सदस्य हमारे संविधान सभा में आए थे। उन्होंने वोटिंग नहीं किया था तो लेकिन वो आकर के बैठे हुए थे और भारत के निर्माण के बारे में सोचा। देखिए कुछ भी हो, हमारे देश के कुछ लोग ऐसे थे जिनके कारण जो है हमारे देश का विभाजन हुआ, लेकिन यदि देखा जाए तो हम लोग खून के तौर पर, रक्त के तौर पर एक हैं। हालांकि अब इन सब चीज़ों के मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जो सच्चाई थी और उस समय लोग उतनी बुरी नहीं थे। आज जो हम लोगों की स्थिति चल रही है उस समय काफ़ी अच्छी थी। अगर आज का समय होता, आज की स्थिति परिस्थिति होती तो देश आज़ाद ही नहीं होता। तो 15 अगस्त 1950 को 299 मेंबर संविधान सभा में उपस्थित थे, ठीक है। 15 अगस्त 1950 को 299 सदस्य संविधान सभा में उपस्थित थे। हमारे संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। कितने अधिवेशन हुए, कितने जो है बैठकें हुई? तो 12 बैठकें हुई, ठीक है। यदि अंतिम बैठक को जोड़ा जाए 24 नवंबर 1949 वाला, बाकी नहीं तो 11 ही हुई हैं, ठीक है। कितनी महिलाएं ने भाग लिया? तो 15 महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। ये सब चीजें याद कर लीजिए। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। यह काम संसद का था। देखिए अब हुआ क्या कि एक बातें काफ़ी उभर करके सामने आती हैं कि 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति जी बने। अब वहाँ पर संविधान सभा का कार्य भी करना था और इससे पहले जो है संविधान भी चल रहा था और संविधान सभा का कार्य भी चल रहा था। तो कैसे चलता था? तो संविधान सभा के 2 कार्य थे, जैसे कि हमारा जो है प्रेसिडेंट का भी काम हो, देश भी चले और संसद भी चले, संविधान का निर्माण भी हो। तो जिस समय हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं चल रही थी। सुबह के टाइम संविधान निर्माण होता था और शाम के टाइम जो है संसद चलता था। और संसद के जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे, ठीक है। जीबी मावलंकर ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हैं, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीबी मावलंकर जो है ये लोकसभा स्पीकर थे और इनके नेतृत्व में जो है संसद चला जाता था शाम के टाइम को, ठीक है। और संविधान सभा का निर्माण सुबह के टाइम हुआ करता था। यहाँ से चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 393 में, हाँ एक चीज और आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जब तक हमारा संविधान नहीं बन करके तैयार हुआ, इससे पहले हमारा संविधान किस अधिनियम के द्वारा चलाया जा रहा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से हमारा देश चलाया जा रहा था। इसको आप
जानते रहिए। आर्टिकल 393 में शीर्षक के तौर पर भारत का संविधान लिखा है। अनुच्छेद 394 में 16 अनुच्छेद हैं, वो लागू हुए 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन विधि दिवस मनाया जाता है। मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये चीज याद हो जाए। शेष भाग संविधान का 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत की आज़ादी के बाद इसको खत्म कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को। तब तक भारत शासन अधिनियम 1935, वही चीज मैंने सिनॉप्सिस बना के यहाँ पे दिखा दिया है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, वही चीज सिनॉप्सिस से दिखाया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अधिनियम 1947 में था। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में सारी चीजें सब चीजें लिखी हुई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 395 में लिखा है, अर्थात 395 के द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम समाप्त किया गया और 395 अनुच्छेद के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी खत्म किया गया। एक अनुच्छेद बनाया गया 395 और इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया और हमारे नए संविधान 394 के माध्यम से जो 16 अनुच्छेद जोड़े गए, बाद में उसमें 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू करके सभी अनुच्छेदों को जोड़ करके 394 अनुच्छेद के माध्यम से सारी चीजें हमारी बना दी गई और इन दोनों अनुच्छेदों को खत्म कर दिया गया। ठीक है। संविधान सभा में 208 मेंबर कांग्रेस के थे, 284 ने हस्ताक्षर किए, 299 मेंबर ने भाग लिया। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा था, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। लोग बताते हैं कि संविधान सभा का संस्था किसने कहा था, तो संविधान सभा का हिंदुओं की संस्था जो है लॉर्ड साइमन ने कहा था। ठीक है, आपको मैं थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं। संविधान सभा, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, इसको विंस्टन चर्चिल ने कहा था, तो ऐसा नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने इसको नहीं कहा था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि उन्होंने एक जाति की संस्था कहा था, संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा था। संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। जब मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं ली थी तब इसके द्वारा उनको स्टेटमेंट दिया गया था। दो स्टेटमेंट विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया था। पहला, संविधान सभा एक जाति की संस्था है। दूसरा, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दूसरा, 1919 का चार्टर एक्ट आया था, इसमें लिखा था कि 1919 का अधिनियम कितना सफल रहा, इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया है जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं। जब 1919 का चार्टर एक्ट बन रहा था तो उसमें यह बातें कही गई थी कि 10 साल बाद इसका रिव्यू होगा और रिव्यू के तौर पर 1927 में साइमन कमीशन बना। 1928 में भारत पहुंच गया। ये मैंने आपको बताया था पीछे। अब आपको समझ रहे होंगे कि मैं साइमन कमीशन को लेकर के, गोलमेज सम्मेलन को लेकर के क्यों आगे बढ़ रहा था। इसका मूल एजेंडा यही था। 1927 में इस आयोग का साइमन कमीशन यहाँ पर आया और भारत में साइमन कमीशन का काफी विरोध हो रहा था। क्यों विरोध हो रहा था? क्योंकि भारतीयों की जो मांगे थी वो तो पूर्ण भी नहीं हो रहा था। 1919 में काफी कुछ दिक्कतें थी और दूसरी चीजें ये थी कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था। तो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड साइमन। इनके द्वारा इन्होंने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था। ठीक है, साइमन कमीशन भी वहां पर थे और इन्होंने अपने मन की बातें जो है सारी चीजें बताई थी। तो ग्रेनविल आइंस्टीन, ये इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा संविधान के बारे में क्या कहा गया है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन के बारे में चर्चा किया है। इनको पद्मश्री भारत की तरफ से मिला हुआ है। भारत के जो शीर्ष सम्मान होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तो पद्मश्री तीसरे नंबर का अवार्ड नागरिक सम्मान है, उनको यहाँ पर दिया गया था। संविधान सभा की आलोचना किया है इनके द्वारा, हमारे संविधान सभा का आलोचना किया और कहीं ना कहीं संविधान सभा की आलोचना इसको हमें सुनना चाहिए। संविधान सभा एक संप्रभु नहीं था, इनका कहना था, क्योंकि और सही भी कह रहे थे कि भारत की जनता इसका निर्वाचन नहीं की हुई थी। हुआ क्या था, जब संविधान सभा निर्माण हुआ था तो 1937 में जो चुनाव हुए थे उसी के अकॉर्डिंग जो है सदस्यों को जो है एब्जॉर्ब कर लिया गया था, मतलब सोख लिया गया या ले लिया गया था, बोलने का पहला तरीका होता है। तो उन्हीं के द्वारा उठा लिया गया था इन सदस्यों को और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को नियुक्ति जो है अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया था।
तो उसी के मद्देनजर इनके द्वारा यह कहा गया कि भैया जो संविधान का जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो संप्रभु नहीं हैं और ये अपने अपने फील्ड से आकर के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आम लोगों की इसमें कोई, जो छोटे गरीब और कमजोर लोग थे उसमें कोई इनका प्रतिनिधित्व नहीं था। बाबा साहब को इसमें लेने का मूल एजेंडा ये था कि काफ़ी बाहर की तरफ से भी दबाव पड़ रहा था कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इसमें लीजिए, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे समूह, एक ऐसे वर्ग का नेतृत्व करते हैं जिसको भुलाया नहीं जा सकता है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यों में विधानमंडल जो काम कर रहे थे उन्हीं के सदस्यों को संविधान सभा का चुनाव जो है नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी कारण ये इसका जो है आलोचना करते हैं। चलिए, अब डॉक्टर अंबेडकर का योगदान क्या है इस संविधान के लिए निर्माण में। तो अब हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अन्य मेंबर थे, उनके मुख द्वारा जो है, या आप खुद भी सुनेंगे बाबा साहब के योगदान को, ये स्वयं उनके द्वारा नहीं कहा गया है, अन्य मेंबरों के बारे में कहा गया। हम देखिए कास्टिज्म की विचारधारा और नस्लवाद, भेदभाव, देखिए हम भेदभाव कहीं ना कहीं करते हैं। कोई ब्राह्मण होगा तो अपने गरीबी और अमीरी के कारण भी आपस में भेदभाव की विचारधाराएं अग्रेसित हुआ है। हमारा जो गुलामी का कारण सबसे बड़ा है यही जातिवाद और भेदभाव है, और जब तक हम इसका त्याग नहीं करेंगे हमारा कुछ भी नहीं होना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जातिवाद, नस्लवाद, भेदभाव इसको तुरंत खत्म करिए। इसका कोई हमारे देश में स्थान नहीं है। हमारे देश का संविधान भी इसको नहीं पालन करता है। ठीक है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। एक व्यक्ति बुरा हो सकता है यार, उसकी सोच बुरी हो सकती है, सभी बुरे नहीं होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। अगर बुरा है तो अच्छा भी होगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, जो नहीं आपसे जो मन मिल रहा है तो आप उससे दूरी बना लीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको प्रताड़ित करिए, उसके साथ उल्टे सीधे तरीके से पेश आइए, ये मानवता नहीं बतलाता है। ठीक है, ये मेरा फिलॉसफी का था। चलिए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की के बारे में उनके द्वारा 24 जनवरी जब अंतिम बैठक थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, और इस संविधान सभा की अंतिम बैठक में संविधान तो मेंबर तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रशंसा कर रहे थे। सभी मेंबर कह रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अच्छे व्यक्ति हैं, जो बने संविधान सभा के अध्यक्ष कहते हैं। नेताओं की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं क्या कैसे था। पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब नंबर आया बोलने के लिए, तो उनके द्वारा यह कहा गया कि मैंने संविधान के अध्यक्ष के तौर पर अगर कोई अच्छा कार्य किया है तो वह अच्छा कार्य 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की गठन करके किया है, जो कि अच्छी बात है। इनके द्वारा बेचारे, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बेचारे 4-4 घंटे, 8-8 9-9 घंटे खड़े हो करके जो है ये पूरा मतलब बाकायदे लेक्चर देते थे, अपनी बातों को समझाते थे। एक आप कह सकते हैं कि अब हिंदू उत्तराधिकार 1956, हिंदू महिला कोड बिल, हिंदू कोड बिल इन्हीं की देन है। आज जो हमारा अधिकार चल रहा है वो इन्हीं की देन है। तो कहीं ना कहीं जो है इनका योगदान बहुत ज़्यादा था और इनको हमें भुलाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी थी। ठीक है, के बी राव, देखिए अगर देखा जाए यार डायरेक्टली ना, तो किसी नेता की कोई भी भूमिका नहीं थी, और अगर देखा जाए तो भूमिकाएं बहुत थी। आपके विचारों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की सोच रखते हैं और आप किस प्रकार से अपनी बातों को अभिव्यक्ति करते हैं। सपोज डेट मैं आज अपने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को, तो मेरे पास यह अपॉर्चुनिटी है कि मैं सारी चीज़ों को आपको पढ़ा सकता हूँ। मायावती ने अपनी एक पार्टी बनाई हुई है, या बीजेपी ने या कांग्रेस ने अपनी एक पार्टी बनाई हुई है, तो कांग्रेस से लोग उब करके बीजेपी के पास जाएंगे ही जाएंगे, या मायावती की पार्टी से उब करके आप मुलायम की पार्टी में आप जाएंगे ही जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जो होता है, ये नेता भी थे। ये नेता उस समय भारत में अपना एक प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अंग्रेज जब यूनाइटेड नेशंस का और विश्व की जब अन्य देशों का दबाव पड़ा और ब्रिटेन की शक्ति क्षीण हुई, तो स्वयं छोड़ करके यहाँ से चले गए, ऊब करके चले गए, क्योंकि ये एफर्ट नहीं कर सकते थे यहाँ पर। नहीं तो भारत की आज़ादी तो कभी नहीं होती, ये सच्चाई है। हाँ, अगर कोई मेहनत किया है तो हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी जी भगत सिंह, इन्होंने देश के लिए जान दिया है। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जान दिया है, ये लोग दिए हैं। बापू ने जान दिया है, बापू ने काफी मेहनत किया है इस क्षेत्र में। बाकी तो झूठी सब अपनी अपनी विचारधाराएं लेकर चलते थे, एक दूसरे को टिट फॉर टैट करते थे। हम उस पर नहीं जाएंगे, काउंटरवर्सियों पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है। बाबा साहब ने बहुत मेहनत किया है और उनकी मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता है। के बी राव, वो न केवल संविधान के जनक हैं बल्कि संविधान के जननी भी हैं।
और आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया है। ठीक है। संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ, नोट कर लीजिए। इसमें भी एक लेकुना है, इसको देखिए ध्यान से। संसद की पहली बैठक 1352 में हो रही है और संविधान का संशोधन की शक्ति संसद के पास है। ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही कैसे हो गया, सोचने वाली बात है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि संविधान सभा जब हमारा निर्माण हो रहा था तो 2 प्रकार के जो है वहां पर नियम बन रहे थे। ठीक है। अब चूंकि 1950 में हमारा जो है सारी गतिविधि स्टार्ट हो गई थी, 1950 में हमारा संविधान बनकर स्टार्ट हो गया था और संसद की पहली बैठक 1952 में हुई। इससे पहले संविधान सभा जो है संसद का काम करती थी और इसी ने जो इसका संशोधन किया हुआ है। ठीक है। पहले संविधान संशोधन जो आया संविधान सभा द्वारा ही किया गया था। चलिए, यहां पर इसी से लिखी गई है। 1960 में एक वाद करके आया, वेरुवारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज द नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ये कौन कहा था? तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, बेरुवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको याद कर लिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, केस स्टडी आपको करनी चाहिए, इसमें काफी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट्स होती हैं और आपको इस पर गहनता से विचार करना चाहिए। इसके बाद 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती, एक काफी इंपॉर्टेंट केस था और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल ढांचागत संविधान की प्रतिबद्धता को यहां पर बताया। क्या कहा था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के ने निर्णय दिया कि जिसमें 13 न्यायाधीशों की जो संवैधानिक पीठ थी, शायद 5 न्यायाधीशों से अधिक जो अगर जज जहां पर बैठते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संवैधानिक पीठ कहते हैं। 13 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ जिसके नेतृत्व करता ए के सीकरी थे। ठीक है, यहाँ पर नाम थोड़ा कहीं दिक्कत है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ए के सीकरी थे या सीकरी थे, सीकरी मेरे हिसाब से थे। तो इनके नेतृत्व में जो है 13 न्यायाधीशों की न्यायपीठों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रस्तावना से संबंधित कुछ नियम दिए और इसमें कहा, वर्डिक्ट था, और जो कि आप जब तक इस पर कानून न बने तो एक तरीके से आप उसको लॉ ही कह सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। विदित रहे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुना गया था और यह भी कहा गया कि प्रस्तावना में उसी तरह से संशोधन किया जा सकता है जैसा कि अन्य भागों में संशोधन किया जा सकता है। तो बीच के रास्ते को मध्यम मार्गी विचारधारा को लेकर के चला गया कि भैया संविधान जो है वो प्रस्तावना संविधान का भाग भी है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद एक मामला आया एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत संरचना है। प्रस्तावना वह दस्तावेज है जिसके देखने से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। मतलब आप किसी किताब को यदि पढ़ते हैं, सबसे पहले आप इसकी सूची पढ़ेंगे आगे वाले कि इसके विषय सूची क्या क्या है, क्या क्या इसमें सारी चीजें हैं और कौन कौन से पार्ट लिए गए हैं और बाकी चीजें इसमें जो है पूरी तरीके से जो है लिखी होती हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो प्रस्तावना कहीं ना कहीं एक तरीके से पार्ट है पूरे के पूरे बुक का। ठीक है। इसमें 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, संविधान का उद्देश्य क्या है। दूसरा, संविधान का विस्तार कहां से कहां तक है। और तीसरा, संविधान में जो बनाया जा रहा है उसको लागू होने की तिथि क्या है। भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। हम भारत के लोग, जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही प्रजातंत्र कराता है। देखिए, लोकतंत्रात्मक विचारधारा, अब थोड़ा उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। जैसे लिखता है कि हम भारत के लोग, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सब चीजें लिखी गई हैं। प्रस्तावना थोड़ा पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजें लिखी गई हैं। तो इन चीजों का मतलब क्या है उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक क्या होता है? देखिए, लोकतंत्र की सबसे पहली अवधारणा जो आई थी वो अमेरिका में आई थी। ठीक है। अमेरिका में ब्रिटेन अपना जो है 13 कॉलोनियों पर उपनिवेश स्थापित किया। फ्रांस भी वहां पर गया था। ठीक है। और वहां पर पुर्तगाली भी गए थे, स्पेनिश भी गए थे। तो काफी जगहों पर इनके द्वारा कब्जा किया, उपनिवेश वहां पर भी स्थापित था। उसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1973 में देश आज़ाद होता है और 1976 में यहाँ का संविधान लागू होता है और विश्व का सबसे बड़ा पहला देश जो है अमेरिका बनता है लोकतंत्रात्मक रूप से। और अब्राहम लिंकन अपना एक वक्तव्य देते हैं कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही प्रजातंत्र कहलाता है। इसमें किसी राजघराने से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। भारत में एक चुनाव होगा और चुनाव की प्रक्रिया के अनुसार जो है यहाँ का नेता चूज किया जाएगा और देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को वो अपनाएगा।
अब भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें देखें तो भारत संघ के बारे में हम इसको आगे देखेंगे, पहले लोकतंत्र के बारे में देख लेते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता डायरेक्ट इसमें चूज करती है लोगों को, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता अपने प्रतिनिधि को चूज करती है। ठीक है, जैसे कि मोदी जी जनता के प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर गए हुए हैं, तो ये इंडिया में होता है। और प्रेसिडेंट अगर डायरेक्ट चूज करके जाए यहाँ पे किसी उसमें, तो क्या होगा, ये प्रत्यक्ष होगा। अब गणतंत्रात्मक या रिपब्लिक किसको कहते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था जिसका सर्वोच्च अधिकारी अगर निर्वाचित हो, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। मतलब गणतंत्र, लोगों के तंत्र से चुन करके जो निर्वाचित होकर के जाए उसे हम रिपब्लिक कहते हैं। अर्थात चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से यदि कोई यहाँ का मुखिया देश के सर्वोच्च जो है अधिकारी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। भारत गणतांत्रिक राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को बना, जबकि स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ लॉर्ड माउंटबेटन योजना के माध्यम से, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, बाकी अंशों को लागू करके। ठीक है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष क्या होता है? सेकुलर। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य होता है सर्वधर्म समभाव की भावना। देखिए, धर्म निरपेक्ष हमारे यहाँ नहीं लिखा गया है, हमारे यहाँ पंथ लिखा गया। पंथ क्या होता है? देखिए, हमारे भारतवर्ष में अनेकों धर्म, अनेकों जाति, अनेकों लिंग और अनेकों वेशभूषा के अनेकों भाषी लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में करीब जो मैंने एक बुक में देखा था, 197 भाषा से ज़्यादा जो है यहाँ पर ये डेटा है। अगर दिक्कतें होंगी तो मैं कभी इसको लेकर के भारत के भारतीय भाषाओं के ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको ये क्लियर करवा देंगे। तो इतनी भाषाएं जो हैं मूलतः जो मोटे मोटे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इतनी भाषी लोग हैं। अब इसमें यह किया जाए कि अब भारत को किस प्रकार से यूनाइट किया जाए, किस प्रकार से एकीकरण किया जाए, इसके बारे में लोग विचार कर रहे थे। ठीक है। और अनेकों पंथ भी थे। तो भारत ने यही कहा कि हम किसी धर्म, जाति, लिंग और वेशभूषा का समर्थन नहीं करेंगे, हम किसी धर्म को लेकर विशेष नहीं। जैसे कि ये पाकिस्तान या आपका मुस्लिम राष्ट्र है, सऊदी अरबिया मुस्लिम राष्ट्र है, इनका एक धर्म के अनुसार जो है पूरा जो है सारी चीजें लेकर के तमगा ओढ़ करके चल रहे हैं। लेकिन भारत एक मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और किसी धर्म का ये लेकर के बढ़ावा करने के लिए बात नहीं करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्मों को लेकर के आगे चलता है, अर्थात किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है। वास्तव में कोई देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, जिस तरह कोई देश संपूर्ण रूप से कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि चाइना है, वो संपूर्ण रूप से कम्युनिस्ट नहीं है, उसके जो इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन है वो लिबरल हैं। ठीक है। हालांकि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जैक मा को चाइना ने गायब कर दिया। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 14/12/2021 को, सॉरी। और जैक मा वहाँ पर सिर्फ चाइना की सरकार को सिर्फ यही कह दिए थे कि थोड़ा लिबरल होना चाहिए चाइनीज पॉलिसी, जिससे कि कंपनियां जो है आगे विस्तार करें। तो वहाँ से उनको गायब ही करवा दिया और पूरे अली बाबा को डुबो दिया गया। ठीक है। लेकिन हम पंथ निरपेक्ष हैं और हमारा हम इसको धर्म निरपेक्ष मानते हैं। यही कारण है कि भारत धर्म निरपेक्ष माना जाता है। किसी पंथ विशेष का हम पालन नहीं करते हैं। पंथ का मतलब होता है कि कई धर्म के लोग, जैसे कि हिंदू पंथ हो गया और इसके बाद मुस्लिम पंथ हो गया, ईसाई पंथ हो गया। पंथ धर्म से थोड़ा छोटा होता है, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। जैसे कि नाजीवाद एक पंथवाद है, उसके बाद यहाँ पर साधुवाद एक पंथवाद है। ठीक है। अलग अलग एक्सट्रीमिज्म होते हैं। मुस्लिम धर्म में भी आप कई पंथों को देखेंगे, जैसे कि अरे उसको क्या कहते हैं यार, याद नहीं आ रहा है, हम बताएंगे आगे। सूफीज्म हुआ, ये भी एक पंथवाद है। वहाबिज्म हुआ, ये भी एक पंथ है। ठीक है। तो यही चीजें हैं। अब ये थोड़ा समाजवाद के बारे में देखते हैं। क्या है समाजवाद? इस पर बहुत बड़ा लेक्चर है यार। समाजवाद छोटी चीजें है भी नहीं, और इसको मैं कम समय में लेकर के चलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कंटेंट काफी है और समझा कर भी हमको लेकर के आगे भी चलना है। सोशलिज्म यह कहता है कि दुनिया की शासन व्यवस्था जो होगी वो आम जनता की होगी और आम जनता के कल्याण के लिए हमें लेकर के चलना होगा। ठीक है। समाजवाद
दुनिया में एकीकरण की विचारधारा को लेकर के चलता है। और साम्यवाद, देखिए समाजवाद और साम्यवाद में मूलतः अंतर क्या है। साम्यवाद यह कहता है कि जो इसका मुखिया होगा वो परिवारवाद का नेतृत्व नहीं करेगा, जबकि समाजवाद कहीं न कहीं से परिवारवाद का नेतृत्व करता है। एक तरीके से एक पर्टिकुलर रीजन से ही जो है सारी चीजें लेकर के चले, लेकिन दोनों का एजेंडा ये होता है कि आम जनमानस का कल्याण हो। दोनों आम जनमानस के कल्याण के लिए आगे लेकर के चलते हैं, लेकिन समाजवाद ये परिवारवाद का कहीं न कहीं नेतृत्व करता है। आप देखेंगे अखिलेश यादव समाजवाद लेकर के चल रहे हैं तो परिवारवाद को लेकर के चलते हैं। हालांकि लोहियावाद यह कहता है कि परिवारवाद समाजवाद में नहीं होना चाहिए और जनता में से ही कोई ना कोई इसका प्रतिनिधि उभर करके सामने आए और इसमें परिवारवाद की भावना ना हो। जबकि साम्यवाद उल्टा काम कर रहे हैं। साम्यवाद यह कह देता है कि हम परिवारवाद को लेकर चलेंगे, हमारे नस्ल से ही जो है कोई निकल करके सामने आएगा। जैसे कि व्लादिमीर पुतिन अभी हाल ही में देखिए, कहीं ना कहीं उनकी विचारधाराएं साम्यवादी विचारधाराएं हैं। या आप एक चीज देख लीजिए चाइना में, तो चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और वहीं से जो है निकल करके लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का नेतृत्व है। अखिलेश यादव का समाजवाद साम्यवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। मुलायम सिंह जी का कहीं ना कहीं परिवारवाद अगर आप लेकर चल रहे हैं, एक ही कम्युनिटी से लेकर के चल रहे हैं, तो वो समाजवाद नहीं, वो साम्यवाद है। समाजवाद का मतलब ये होता है कि आप परिवारवाद का नेतृत्व नहीं करें, आपका जो मुखिया आए वो जनता के बीच से आए और एक परिवार से आप संबंधित ना हो। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं आज वर्तमान समय में, ये देश के मुखिया हैं और ये एक गरीब घर के तबके से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको देखिए तो ये परिवारवाद का नेतृत्व नहीं करता है। हालांकि अंततोगत्वा ये लोक कल्याण की भारत भी बात करता है, तो कहीं ना कहीं गांधीवादी समाजवाद ये यहाँ पर जुड़ाव कर रहा है। ठीक है, इसकी अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग सेगमेंट हैं, लेकर के चलेंगे तो दुनिया आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि साम्यवाद और समाजवाद का क्या अंतर होता है। तो मूलतः अंतर यह है कि समाजवाद परिवारवाद का नेतृत्व नहीं करता है, अर्थात ये विकेंद्रीकरण की स्थिति उत्पन्न करता है, जबकि ये केंद्रीकृत होता है, एक परिवार के प्रति घूमता रहता है इसके मुखिया के शासन करने की प्रक्रिया में। दुनिया की शासन व्यवस्था दो प्रकार से इस समय चल रही है, एक पूंजीवादी व्यवस्था और एक समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था यह कहती है कि निजी संपत्ति का अस्तित्व में होना चाहिए, मतलब निजीकरण होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि जो संपूर्ण रिसोर्स है उस पर जनता का अधिकार है और सरकार को ये चाहिए कि हर चीज़ों में सरकार जो है निजीकरण की स्थिति करे, अर्थात सरकार का हस्तक्षेप उस क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक भी बात है, छूटना नहीं चाहिए। कीन्स ने इस मॉडल को दिया हुआ है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में कीन्स भी थे, जॉन मेलॉर्ड कीन्स भी थे, और उसमें ये चीज़ कहा गया था कि देश की कंपनियों और कॉरपोरेट सेक्टरों में सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, पूर्ण रूप से उसको छूट नहीं देनी चाहिए, नहीं तो द ग्रेट डिप्रेशन की तरह स्थिति आ जाएगी और फटाफट लोगों को बंद करके भाग जाएंगे और आर्थिक महामंदी के दौर में धोखा दे दिया जाएगा। इसलिए सरकार का हस्तक्षेप तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। और पूंजीवाद ये क्या कहता है, तो पूंजीवाद देखिए 1991 में एलपीजी फॉर्मेशन आया था, आने के बाद समाजवाद, भारतीय समाजवाद जो है कहीं ना कहीं पूंजीवाद में की तरफ बढ़ा। अब मैं उस समय थोड़ा मुझे कम जानकारी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इतना ही लिख करके आगे बढ़ गए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि समाजवाद जो होता है संपूर्ण रिसोर्स पर जो होता है वो आम जनता का अधिकार है, इसलिए आप निजीकरण को बढ़ावा दीजिए और निजीकरण के माध्यम से ही सारी चीजें वितरित किए जाए। जबकि पूंजीवाद यह कहता है कि आप आम कंपनियों को भी आगे बढ़ने दीजिए और उनके माध्यम से फ्लोरेशन होने दीजिए, जिससे कि अधिक मात्रा में सकारात्मक रूप से लोगों का कल्याण हो सके। प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है। ठीक है, तो कितने प्रकार की प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक होता है न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता स्थापित करना और समानता स्थापित करना। ठीक है, न्याय भी 3 प्रकार का होता है, एक सामाजिक न्याय होता है, एक आर्थिक न्याय होता है, एक राजनैतिक न्याय होता है। यह न केवल प्रस्तावना में है बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में जो आर्टिकल 38 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, न्याय को देखिए, प्राकृतिक न्याय क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता दूं। सपोज डेट आप एक एप्लीकेशन दीजिए,
एक अधिकारी के खिलाफ, एक अधिकारी है, ठीक है, आपको ये अधिकारी प्रताड़ित किया हुआ है। अब आपने एप्लीकेशन दिया जिलाधिकारी को, ठीक है, जिलाधिकारी को एक पत्र लिख करके दिया और पत्र जिलाधिकारी के पास गया तो जिलाधिकारी ने इसी को उठा करके जांच करने के लिए भेज दिया। बताइए कि आप इसके खिलाफ शिकायत कर रहा हो, अपनी शिकायत को स्वयं सुन रहा है, तो ये प्राकृतिक न्याय का विरोध हो रहा है। इसी को प्राकृतिक न्याय कहते हैं कि कम से कम न्याय का जो फ्लुएशन हो, यदि किसी व्यक्ति के विरोध हो तो उस विरोध को कोई और व्यक्ति सुने, अर्थात वही नहीं उसका फैसला करे। काफ़ी मामलों में देखा गया है कि अब न्यायाधीशों के जैसे कुछ मामले में आते हैं तो मुख्य न्यायाधीश अपने ही मामले को अपने विरुद्ध सुनते हैं, तो हो नहीं सकता है। तो यहीं पर प्राकृतिक न्याय का विरोध हो जाता है। ये विरोधाभास है हमारे भारतीय संविधान में और इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात, प्रस्तावना में संवैधानिक स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। एक विचार की, दूसरा अभिव्यक्ति की, तीसरा विश्वास की, चौथा धर्म की और पांचवें उपासना की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। प्रस्तावना में समानता की बात क्या कही गई है? तो अवसर की समानता की बात की गई है आर्टिकल 16 में, और प्रतिष्ठा की बात भी की गई है। बंधुत्व क्या होता है? बंधुत्व की बात कहाँ पर की गई? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है। ये मूल कर्तव्य में कहा गया है, भाग 4A में भी इसका उल्लेखित है और इसका प्रयोग फ्रांस की क्रांति से लेकर के लिया गया है। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और लिबर्टे फ्रेटर्निटे ऐसे करके लिखा है ना। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना फ्रांस की क्रांति से 1789 में लुई 16वें के विरोध में जो है वहां की जनता उठा करके सामने और बास्तील के किले का पतन कर दिया गया। हम कभी वर्ड हिस्ट्री लेकर के आएंगे, आपको समझाएंगे, इसमें आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये यहाँ पर जो है स्थिति शुरुआत हुई और फ्रांस की क्रांति से लोकतंत्र की स्थिति मजबूत हुई। कि कहीं ना कहीं जब 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई तो वहीं से उभर करके सामने आया और मिडिल क्लास जो है, मध्य वर्गों का पूरे इतिहास में दबदबा है। कभी हम मध्य वर्ग की राजनीति में जब हम देखेंगे तो वहां पर आपको इस चीज को क्लियर करेंगे। और विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति में सारे क्लब्स को देखा जाएगा, जैकोबिन क्लब है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, आतंक के राज, रेन ऑफ जो है टेररिज्म, हम देखेंगे वहां पर इस चीजों को। संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ। 16 अनुच्छेद यहाँ पर लागू हुए थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ आर्टिकल 394 के माध्यम से। तो यहाँ पर 26, ठीक है, नवंबर 1949 को। अब अंगीकृत मतलब होता है स्वीकार किया, आत्मर्पित माने आत्मसमर्पण किया, मतलब कोई भाव नहीं है इसके विरोध में, जो बातें लिखी गई हैं इन्हीं की बात सही है। भारत शब्द प्रस्तावना में पहली बार लाइन में सिर्फ 2 बार प्रयोग किया गया है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना अमेंडिंग या संशोधनात्मक है। तो इस बात को पलटने के लिए 1773 में वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का। अब केशवानंद भारती मामले को पलटने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 लाई और प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन हुआ और वो भी 42वां संविधान संशोधन था 1976। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कुछ शब्द जोड़े गए, 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। कुछ बातें ऐसी थी केशवानंद भारती मामले में जिसको इंदिरा गांधी जी पलटना चाहती थी और इसी के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 लेकर के आई। इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है। पंथ निरपेक्ष किसी धर्म की तुष्टिकरण नहीं करना। समाजवाद का मतलब होता है कि जनता का लोक कल्याण की बातें की जाएंगी, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जो भी हर संभव प्रकार प्रयास होंगे हम उसको करेंगे, ठीक है। जातिवाद को खत्म करेंगे, आपस में भाईचारे की, बंधुत्व की भावना को लेकर के आएंगे, ये सब चीजें। उसके बाद प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो संविधान सभा के एक सदस्य ठाकुर दास भार्गव जी थे, उनके द्वारा यह कहा गया था कि प्रस्तावना के संबंध में कुछ सुंदर टिप्पणियां की गई हैं। पहला, मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ प्रियम्बल, संविधान की सबसे महत्वपूर्ण भाग है और प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। इसको आप याद कर लीजिए प्रस्तावना में, ठीक है। आर्टिकल 32 किसकी आत्मा है? भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 है, ये BR अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक है। लेकिन भारतीय प्रस्तावना
आत्मा का, भारतीय संविधान की आत्मा ये किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। इसमें कंफ्यूजन होता है, इसको आप देख लीजिएगा। प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी जी थे। ये एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेसी थे, बाकी 5 मेंबर जो है अन्य क्षेत्रों से थे। पांडुलेखन समिति भी प्रारूप समिति को कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है। भारतीय संविधान की जन्म कुंडली के मुंशी के द्वारा कहा गया कि जो है भारतीय संविधान प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है, ये के.एम. मुंशी ने कहा था। भारत, अब देखिए थोड़ा हम देखेंगे अनुच्छेदों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम फिर अपनी जो है क्लास लेकर के आएंगे और आप कल से हम प्रॉपर अनुच्छेद को लेकर के देखेंगे। भारत का राज्य क्षेत्र, भारत भाग 1 जो है हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद।